आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। विशेष कार्यक्रम है, विशेष चर्चा है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश माने साहब है, जो संविधान के गाढ़े अभ्यासक है और पूरे देश में संविधान के प्रति और अम्बेडकराइट मूवमेंट के प्रति सजगता लाने के लिए काम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का तो मुद्दा बड़ा गरमाया रहता है, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, लेकिन ओबीसी का भी मुद्दा सामने आ रहा है कि ओबीसी चाहे वो जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, लेकिन एक तबका ओबीसी में भी है, वो चाहता है कि रिजर्वेशन मिले, चाहे वो पॉलिटिकल रहे, चाहे एजुकेशनल रहे, चाहे सरकारी नौकरियों में रहे। इन मुद्दे पे ओबीसी अब आगे भी आ रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं रिसेंट में एक 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया और कहा कि इस तरह का ओबीसी रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। क्या बात है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको नकार रहा है, जबकि भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी प्रवर्गों के लिए एक निश्चित कोटा तय किया है, जिसमें ओबीसी के लिए भी एक कोटा तय था। क्या कारण है? नहीं, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को ये समझना चाहिए कि इन जनरल जो बातें मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर या चर्चा के माध्यम से या चौपाल चौराहे के माध्यम से उपलब्ध होती है, उसमें कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण हमेशा कम होता है। एक तो भारतीय संविधान ने कोई कोटा फिक्स नहीं किया है। भारतीय संविधान ने सिर्फ एससी और एसटी का लोक संख्या के मुताबिक ये कोटा फिक्स किया है, जिसको एससी एसटी का संवैधानिक आरक्षण कहा जाता है। ओबीसी का जो आरक्षण है वो कानूनी होता है, उसको लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का रिजर्वेशन कहते हैं, और वो हर स्टेट का विधिमंडल तय करता है। लेकिन विधिमंडल जब तय करता है तो विधिमंडल को ये पूरी आज़ादी नहीं होती। खास करके मंडल निकाल पत्र के बाद रिजर्वेशन को 50% की सीमा है। तो चाहे शिक्षा हो, नौकरी का हो या राजनीति का हो, तो ये तीनों मिला के जो भी है, शिक्षा क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या राजनीति में 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये लिमिटेशन है। महाराष्ट्र में ये 50% के ऊपर ओबीसी की 27% को लेकर जा रहा था। ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक कृष्णमूर्ति नाम का फैसला आया था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि कई राज्यों को अपने पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। उसमें पंचायत राज एक्ट है, झेडपी तालुका पंचायत एक्ट 1962 है। महाराष्ट्र सरकार ने ये नहीं किया और वैसे ही चालू रखा। ये जब तक चालू रहा जब तक किसी ने उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। 2016 में फडणवीस सरकार में सबसे पहली बार नागपुर हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, तब ये इशू सामने बनकर आया। तब 2010 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले नागपुर औरंगाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप चुनाव ले सकते हैं, लेकिन ये चुनाव का नतीजा है वो कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा। इसलिए 5 जिले के ओबीसी सीटें कैंसिल हो गई। कैंसिल होने का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, वो 4 मार्च 2021 को आया। तो 4 मार्च 2021 को जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि ओबीसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कंपलसरी है। और ये ट्रिपल टेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में डिफाइन की है, 4 मार्च 2021 के फैसले में दी है। वो ट्रिपल टेस्ट ऐसी है कि पहले जो भी लोकल बॉडी है, स्थानिक स्वराज्य संस्था है, उस क्षेत्र में एससी एसटी के अलावा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है वो आंकड़ा उपलब्ध होना चाहिए। फिर एससी एसटी का आरक्षण पकड़कर जो बचा हुआ 50% के नीचे वो ओबीसी के हिस्से में आ सकता है। तो वो जब तक स्टडी हर लोकल बॉडी की पूरी नहीं होती तब तक आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये 4 मार्च 2021 का फैसला है, जिसको अब 9 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने पूरे होने के बाद ये एक्सरसाइज स्टेट गवर्नमेंट को करना था, जो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं किया। और नहीं करके जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप अध्यादेश निकालकर, गवर्नर का अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर उसको बाईपास नहीं कर सकते। जो गलत काम महाराष्ट्र सरकार ने किया उसके लिए मिनिस्टर, मंत्री, सरकार जिम्मेदार तो है,
लेकिन लॉ एंड जुडिशरी और एडवोकेट जनरल जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो भी जिम्मेदार है। और ओबीसी का आरक्षण अध्यादेश के गलत तरीके से लागू रखने का प्रयास फडणवीस के सलाह पर इस सरकार ने किया, वो बहुत गलत और घटिया काम हुआ, जिसका परिणाम 6 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट को फिर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगानी पड़ी कि आप अध्यादेश नहीं निकाल सकते, ये सही नहीं है, और इसलिए ओबीसी का आरक्षण खोना पड़ा। इसके लिए पूर्व बीजेपी सरकार जिम्मेदार, वर्तमान जिम्मेदार, लेकिन जो इम्पीरिकल डेटा ओबीसी की जनसंख्या की आंकड़ेवारी ये राज्य मागास वर्गीय आयोग के माध्यम से तैयार करने का काम था, वो राज्य सरकार का था, उसमें राज्य सरकार फेल हो गई, इसलिए ओबीसी का आरक्षण गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो कलेक्टिव एम्पिरिकल डाटा है जो स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करना था, लेकिन ये कहा जाता है कि ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। गलत है, ये राजनीति के हथियार है। देखो, ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा और जनगणना और सोशो इकोनॉमिक सर्वे ये 3 अलग अलग बातें हैं। जो कानूनी जानकार है या प्रशासकीय जानकार है, ये तीनों बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो राजनीति है, जिनको केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार ये राजनीति करनी है, या भाजपा या अन्य पक्ष इनकी राजनीति करनी है, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके केंद्र की तरफ कहेंगे कि केंद्र के पास डेटा है तो केंद्र ने देना चाहिए। तो केंद्र जब फडणवीस सरकार थी उस वक्त भी लेटर लिख के इनको बताया कि हमारे पास ना डेटा है ना हम कोई दे सकते हैं। अच्छा, बाकी राज्यों को भी केंद्र सरकार ने कोई डेटा नहीं दिया है, उन राज्यों ने अपना डेटा तैयार किया है। ये जब सच्चाई है तो केंद्र के पास जाकर डेटा मांगना और अपना दायित्व नहीं निभाना, ये कहाँ तक सही है? केंद्र सरकार के पास स्टेट लेवल का डेटा कोई होता ही नहीं, ये केंद्र के पास आएगा ही नहीं। और सेंसस डेटा अलग है और एम्पिरिकल डेटा अलग है। सेंसस तो आपका पूरे स्टेट में एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने, ये डेटा आएगा। यहाँ तो आपको लोकल बॉडी के क्षेत्र के हिसाब से, जैसे नागपुर कारपोरेशन है तो इस कारपोरेशन में एससी कितने, एसटी कितने, उनका रिजर्वेशन प्रतिशत क्या होगा, फिर बचा हुआ 50% के नीचे वाला ओबीसी जनसंख्या के आधार पर 27 के अंदर बैठता है या नहीं, ये देखना होगा। ये जो साइंटिफिक स्टडी है ये करने में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय आयोग ये दोनों सबसे फेल है। ये स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। मैं महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष सदस्य होने के नाते भी सरकार की गलती है, और सरकार चाहे तो गलती 1 हफ्ते में सुधार कर ओबीसी का आरक्षण राजनीतिक दे सकती है, लेकिन इस सरकार में विल पावर की कमी है। 3 पार्टियां तीनों तरफ दिशा लगाकर काम करती हैं और इसमें मंत्रालय में आरक्षण विरोधी लोग हावी होते हैं। ये एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मामले को लेकर हुआ, डीटीएनटी विजय एनटी के बारे में जो गलत एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया इसके बारे में हुआ, और अब ओबीसी के बारे में हो रहा है। सरकार कहती है कि जो कलेक्टिव एम्पिरिकल डाटा है उसको काम करने के लिए या उसको कलेक्ट करने के लिए बहुत साल चले जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हर जिला का एक डिस्ट्रिक्ट गैजेट होता है, उस गैजेट में हर गांव की जनसंख्या आपके पास होती है। अगर ये चाहे तो 1 हफ्ते में भी वो डेटा खड़ा हो सकता है। अगर इनके पास कमीशन है तो कमीशन कई आउटसोर्सिंग कंपनियां हायर करके इस क्षेत्र में काम करने वाली 1 हफ्ते में डेटा तैयार कर सकता है। अभी चुनाव कहाँ है, जिस चुनाव शुरू है वहां का तो पहला डेटा दे दे, जैसे गोंदिया भंडारा है तो वहां 2 जिले का तो डेटा दे दे। आपको पूरे स्टेट का एक साथ देना ही नहीं है, आपको पूरे जिले का भी नहीं देना है, जहां चुनाव है वहां का तो डेटा दे दो। तो ये कहना कि इसको बहुत समय लगेगा तो ये गलत है और ओबीसी के साथ राजनीतिक धोखा है। ओबीसी जिस तरह से अभी पिछड़ जाएंगे इस इलेक्शन में, जैसे उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि इसका असर इसी पिटीशन को लेके या इसी फैसले को लेके एजुकेशनल रिजर्वेशन या नौकरियों के रिजर्वेशन पे भी ओबीसी को पीछे आना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि ये लॉजिक अगर वो 50% के ऊपर शिक्षा और नौकरी में जा रहा है तो ये लॉजिक वहाँ भी आ जाएगा, तो भविष्य में भी ये भी खतरा है। इसलिए ये लोकल बॉडी तो लोकल बॉडी के हिसाब से होता है चुनाव,
लेकिन एजुकेशन का परसेंटेज तो आपको स्टेट के हिसाब से होता है, वहाँ लॉजिक थोड़ा अलग होता है। या एम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत थोड़ा अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में 19% है, तो 19% महाराष्ट्र का SC/ST का छोड़कर वो 50 के नीचे है, इसलिए महाराष्ट्र में तो उसको कोई खतरा नहीं। अन्य राज्यों में भी जहाँ तक वो 50 का नीचे है या जिनका 50 के ऊपर है लेकिन उसको संविधानात्मक संरक्षण 90वीं सूची का प्राप्त हुआ है, जैसे तमिलनाडु है, तो उन राज्यों को इसको कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन खतरे की घंटी तो नजदीक है। कोर्ट का ये फैसला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो, सब लोग एक ही नारा लगा रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ाई नहीं जाएंगे। तो ये बीजेपी और कांग्रेस और सबका ऐसा ओबीसी को एक बनाने का ढंग है? नहीं, ये जो इस तरह की बचकाने वाली गलत संविधान के खिलाफ वाले बातें करते हैं, वो एक तरफ आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर यही बात है तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के भी लोग यही कह रहे हैं ना। तो जब महाराष्ट्र में SC/ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गलत फैसले के कारण रुका, तो आप लोगों ने बाकी को तो दे दिया, SC/ST को नहीं दिया। तब ये नई भूमिका अपनाई महाराष्ट्र सरकार के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने कि भाई SC/ST को नहीं मिलता है तो बाकी लोगों को देना भी गलत है, तो SC/ST का जाता है तो जाने दो। तो ये जो रवैया है महाराष्ट्र सरकार का, ये गलत है। दूसरी बात, चुनाव इनके हाथ में है क्या? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग है, ये क्या इनके कब्जे में है क्या? कल सुप्रीम कोर्ट अगर महाराष्ट्र सरकार को आदेश देगा आपको चुनाव करवाना है, तो महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? करवाना पड़ेगा। और महाराष्ट्र सरकार में हिम्मत है क्या जाके चुनाव रोके? कैसे रोकेंगे? चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टाल सकता है क्या? तो ये पॉलिटिकल बकवासबाजी है, ये लोगों का भावनिक शोषण है, गुमराह करने का तौर तरीका है, भड़काने का तौर तरीका है, ये अपनी गलती ढकने का एक नापाक प्रयास है। चुनाव प्रक्रिया आप हिम्मत है तो रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक चुनाव आयोग करवा रहा है। बिल्कुल। तो आप कैसे उसको रोकेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आप उसमें शामिल नहीं होंगे तो बीजेपी या अन्य लोग तो शामिल होंगे, तो वो क्या चुनाव रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो ये भी एक तरह का छलावा, धोखापन और बिल्कुल फरेबीपन लोगों के साथ। इसको अगर हम मूवमेंट के तौर पर देखा जाए, जोड़ा जाए मूवमेंट के साथ, जिसको संवैधानिक मूवमेंट कहते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी अधिकार पर कहीं गाज पड़ती है, तो ये ऐसा समाज है, विशेषतः शेड्यूल कास्ट ऐसा समाज है जो रास्ते पर आता है, संवैधानिक लड़ाई लड़ता है, उनकी अपनी एक वकीलों की फौज होती है, जो जाके हम तमाम इंसिडेंट्स हमने देखे हैं इतिहास में भी। ओबीसी इस तबके के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखता कि वो कुछ सजग है या अवेयरनेस उनमें आया है। आपको क्या लगता है और कितना साल लगेगा कि ओबीसी को इस बात का संवैधानिक अधिकारों का अवेयरनेस आए? जो भी ओबीसी में अभी भी राजनीतिक चेतना या सामाजिक चेतना दिखती है, वो मंडल कमीशन और मंडल आंदोलन का परिणाम है। बिल्कुल। वो जितना उग्र था आंदोलन, उतनी तेजी से चेतना जागृति बढ़ रही थी। अब वो आंदोलन ठंडा हो चुका है, रुक चुका है। तो ओबीसी में इस तरह की जागृति लाने वाला कोई आंदोलन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कल खुद मैं नागपुर में एक ओबीसी सत्यशोधक परिषद में एक अध्यक्षता के नाते एक फंक्शन में था। देखो, इतना खुला खुला ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ बोलने वाला ओबीसी का नेता कौन है? महाराष्ट्र का हो या सेंटर लेवल का है? एक भी नेता बोलने के लिए नहीं है। इतने इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने सरकार के विधानमंडल में कम से कम रिजोल्यूशन तो पास करे, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो संसद के सदन पे पटल पर अपनी आवाज़ बुलंद करे। लेकिन ये भी तो अपने राजनीतिक पार्टी के गुलाम बनकर अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा इस डर के कारण चुप बैठते रहते हैं। और महाराष्ट्र की भी बात देखिए, यहाँ नाना पटोले कांग्रेस के हैं, छगन भुजबल एनसीपी के हैं, बावनकुले बीजेपी के हैं। ये तीनों भी हल करने में लगे हैं क्या मामला पेचीदा करने में लगे हैं। अब वडेट्टीवार खुद सत्ता में है,
नाना भाऊ पटोले खुद सत्ता में है, सत्ता में है। तो इन्होंने गवर्नमेंट से, ठीक है केंद्र सरकार नहीं देते तो छोड़ दो केंद्र सरकार की, कोई जरूरत नहीं, हम अपना डेटा लेकर देते हैं, हमें आरक्षण दिलवा दो, मामला खत्म। बात न्याय करने की है कि अन्याय करने की है, क्या यह सिर्फ झगड़ा लगाने की है? और ये तीनों अगर सिंबॉलिक तौर पे हम नेता का उदाहरण ले ले या फिर बाकी सारे भी है, तो इनमें वो हिम्मत नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की एक लड़ाऊ लीडरशिप कैसे भी हो, सही गलत तरीके से बाबा साहब के बंदों ने अपनाई, उसमें से कुछ गलत निकले, कुछ सही निकले, कुछ सही रास्ते पर, कुछ गलत रास्ते पर, इसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन उसके कारण एक जुझारूपन होता है, वो उस लोगों में नजर आता है जो ओबीसी लोगों में नजर नहीं आता। ओबीसी अपना तुकाराम महाराज की ठेवी लेते से अनंतेची राहावे या पद्धतीनं, इस जो कहावत है उसके मुताबिक ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, और इसलिए ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बाकी राज्यों में ठीक ठाक चल रहा है, महाराष्ट्र में ही गड़बड़ क्यों? इसका जवाब अगर ओबीसी समाज के लोग भी ढूंढेंगे तो एक हमें ट्रिपल टेस्ट पूरी करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ट्रिपल टेस्ट पूरी की गई तो आरक्षण अपने आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोर्ट नहीं आएगा बीच में, कोई कानून नहीं आएगा, कोई केंद्र सरकार उसका कोई बड़ा होगा तो भी नहीं आएगा। तो ये करवाने के लिए जो राजनीतिक क्षमता, इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए उसका अभाव है। बिल्कुल। और एक मुद्दा इसी के साथ जुड़ता है, रिजर्वेशन के साथ, जहां कोटा लागू है, चाहे हम जेएनयू के अभी कुछ रिजल्ट आए हैं, यूपीएससी के रिजल्ट में हम देखते हैं, एमपीएससी के रिजल्ट में देखते हैं, तो ये देखा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी के कैंडिडेट है वो पेपर तो 100% लिखते हैं और अच्छा प्राप्त भी करते हैं अंक, पर जब पर्सनल इंटरव्यूज होती है तो 100 में से 13, 14, 300 में से 25, 26 ऐसे ही मार्क उन्हें दिया जाता है, और ये कहा जाता है नॉट सुटेबल कैंडिडेट, और उस जगह को ओपन के लिए खुली कर दी जाती है। तो इसमें कितना षड्यंत्र है ऐसा आपको लगता है? देखो, इसको समझने के लिए 2-3 बातें हम समझे। एक तरफ तो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म करना ये एक बड़ा षड्यंत्र है, दूसरी तरफ इक्वालिटी फोरम के माध्यम से हर आरक्षण नीति को अदालत में लेकर जाना, उसको चैलेंज करवाना और कोर्ट के चक्कर लेना, स्टे लेना, ये एक दूसरा षड्यंत्र है। तीसरा षड्यंत्र सरकारी माध्यम से जिस तरह से महाराष्ट्र में 2017 से अभी तक SC/ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन रुकवा गया, वो एक षड्यंत्र है। चौथा षड्यंत्र, मराठा आरक्षण का जब आंदोलन खड़ा हुआ तो कुछ लोगों की आवाज़ ये थी कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, यह ठीक था, लेकिन कुछ लोगों की यह आवाज़ थी कि अगर हमें नहीं तो किसी को नहीं। खास करके इवन उस वक्त ये एक MP था सातार का, उसका भी उस तरह की जुबान थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद। तो आरक्षण हमें नहीं तो किसी को नहीं। ये गुजरात में भी जब मंडल के समय एक बड़ा आंदोलन हुआ था, ये नारा कई लोगों से एंटी रिजर्वेशन ताकतों ने लगाया था। अब देश में ये जब सारे षड्यंत्र हो रहे तो उसमें ये एक नया तरीके का षड्यंत्र है। एक तो रिजर्वेशन की सीटें नहीं भरना, और जब भरना है तो इस तरह के अगर आपके कैंडिडेट उपलब्ध हो गए, अवेलेबल हो गए, तो उनको रिजेक्ट करवाना, क्योंकि इंटरव्यू ये डायरेक्ट सब्जेक्टिव रूप का होता है, उसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है, उसका कोई जो कमेटी का डिसीजन फाइनल होता है। तो ये बहुत से जगह पे साफ साफ दिखने लगा है सरकारी तौर पर, JNU जैसे या कई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के हॉस्टल एडमिशन में भी या नौकरियों में, कि SC/ST कैंडिडेट या रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट सामने आया तो सिलेक्शन कमेटी एक रिमार्क देगी कि भाई नॉट सूटेबल, नॉट फाउंड सूटेबल, तो नॉट फॉर सूटेबल तो जाओ इसको अदालत में चैलेंज करो। तो ये भी एक नया तरीका अब प्रशासकीय स्तर पर उभर कर आया है। लेकिन SC/ST सिलेक्शन में एक SC/ST का नुमाइंदा उस सिलेक्शन कमेटी में होता है, लेकिन जब वो बाकी लोगों के कब्जे में होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो वो ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा रोल कर सकता है और अपना इंडिविजुअल ओपिनियन वहाँ लिख सकता है और सिलेक्शन को भी
उस तरह से बदल सकता है। तो ये भी व्यवस्था है, लेकिन जहाँ तक वास्तविक रूप है तो ऐसे SC ST के जो पैनल मेंबर होते हैं वो अन्य मेंबर के दबाव में होते हैं, इसके कारण वो भी कोई अपनी अलग राय नहीं देते। आप तो जानकार है कानून के, सारे जज कॉलेजियम से आ रहे हैं। अभी तो लिटरल एंट्री IAS अधिकारियों की भी हुई है जिन्होंने UPSC क्रैक नहीं किया है, और सीधा लिटरल एंट्री से ये जो कहा जाता है कि रिजर्वेशन की वजह से देश पीछे आएगा, तो क्या ऐसे लिटरल एंट्री से देश पीछे नहीं आएगा? इस मान्यता के पक्ष में है आप? रिजर्वेशन के कारण देश पीछे आता है, ये बहुत बड़ी बकवास है इस देश में। और ये अपर कास्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेटेड प्रोपेगेंडा है। इसका सीधा उदाहरण दे दे तो जिन राज्यों में आरक्षण ज़्यादा है वो दक्षिण के राज्य है, और जिन राज्यों में आरक्षण कम है उत्तर के राज्य है। लेकिन सरकारी तौर पर इफिशिएंसी का सवाल है, कार्यक्षमता का सवाल है, तो दक्षिणी राज्य की कार्यक्षमता ज़्यादा है, उत्तर के राज्यों की कार्यक्षमता कम है, जबकि आरक्षण वाले दक्षिण में ज़्यादा है और उत्तर में बहुत कम है। दूसरी बात, सरकारी नीति बनाने वाले इसमें कौन आरक्षण का है? डिफेंस पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें बनाने वाले कौन रिजर्वेशन के लोग हैं? रिजर्व बैंक की पॉलिसी बनाने वाले कौन है? NPA अलाउ करने वाले लोग कौन है? बैंकों का कर्जा मिलने वाले भी और डुबाने वाले भी और NPA माफ करने वाले डायरेक्टर भी कौन है? इसमें थोड़े कोई SC ST है। और ये पूरा प्राइवेट मार्केट अब जिनके हाथ में है, ये कंपनीज हो जो भी है, पब्लिक कंपनीज के डायरेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सारी उनके हाथों में है। कौन से SC ST है भाई? तो इनका क्यों बुरा हाल हो गया? और कैपिटेशन फी देकर या मैनेजमेंट कोटा से जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टेक्नोक्रेट बनते हैं, उनकी लायकी क्या है? वो तो 35% के नीचे भी होते हैं, SC ST के नीचे होते हैं। लेकिन करोड़ों रुपया देकर, लाखों रुपया देकर अनिवासी कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से, कैपिटेशन कोटे से वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो वो क्या देश का हित करते हैं? वो तो देश का नुकसान करते हैं। इस हालत में, इस वस्तु स्थिति में, इस वास्तविक हालात में रिजर्वेशन के लोगों को दोष देना, ये अपने नालायकों को छिपाने वाली बात है। बिल्कुल। और एक बड़ी समस्या देश में है, हम लोग जैसे कहते हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सारी जाति, धर्म, पंथ, भाषा सबका सम्मान होना चाहिए, और भारत देश का जो प्रियम्बल है, जो संविधान है, वो सबको प्रतिनिधित्व भी देता है, सबको सम्मान भी देता है। लेकिन रिसेंटली BJP के एक MP है, उन्होंने प्रियम्बल में चेंज लाने के लिए एक अध्यादेश डालने की कोशिश की है, उसमें कुछ चेंज करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये शुरुआत है हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की और लोकतांत्रिक राज्यों को खत्म करने की, ये षड्यंत्र की शुरुआत है, सबको लगता है? नहीं, एक बात तो हमने फिर गहराई से सोचने की जरूरत है कि RSS और उसकी पॉलिटिकल आउटफिट BJP, इनका शुरू से ही भारतीय संविधान को विरोध रहा है। ये उनके अपने हिसाब वाला संविधान चाहते थे, वो नहीं बना पाए। बाबा साहब उनके रास्ते में खड़े हो गए, संविधान सभा उनके रास्ते में खड़ी हो गई, इसलिए उनकी मुश्किलें कड़ी है। लेकिन 1950 के बाद जब भी समय मिलता है वो अपना सर ऊपर निकालने की कोशिश करते, बार बार करते हैं। लेकिन अभी जो प्रयास किया है, वो कोई BJP का सांसद है, वो प्राइवेट मेंबर बिल है, ये कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल बिल नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल एक्सेप्ट नहीं होता नॉर्मली, जो आज तक की जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, बहुत कम प्राइवेट मेंबर बिल को सफलता मिलती है। लेकिन उससे उनकी मंशा दिखती है। जैसे अब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद BJP काशी विश्वेश्वर मंदिर की तरफ शिफ्ट हो रही है, राम मंदिर, उसके बाद फिर तो ये BJP का नेक्स्ट एजेंडा दिखाता है। उसी तरह हो सकता है ये ऑफिशियली BJP का एजेंडा ना हो, लेकिन अनऑफिशियल सिस्टम से BJP का एजेंडा इंट्रोड्यूस करने का तरीका और उसके रिफ्लेक्शंस क्या आते हैं, उसके कारण बहस छिड़ेगी, चर्चा छिड़ेगी। BJP लंबा चलने का प्लान बनाकर चलती है, RSS लंबा चलने का प्लान बनाती है। तो आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हमारा ये एजेंडा नतीजे में बदलेगा।
इस आस में ये इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है। अब ये सेकुलरिज्म का मामला है तो पंथ निरपेक्ष वगैरह ऐसा है, या फिर उनका मानना है कि जितने भी धर्म भारत में है वो हिंदू धर्म की ही शाखा है, इसलिए उसे धर्मनिरपेक्ष ना कहकर पंथ निरपेक्ष कहा जाए। नहीं, ये तो पूरी आइडियोलॉजिकल बकवास है, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये हिंदू धर्म को नकार कर पैदा हो गए हैं। दूसरी बात क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये अलग रूप से है। और हिंदुज्म की अगर कई शाखाएं हैं ऐसा मानने को अगर लगाया तो फिर इवन आर्य समाज भी हिंदू धर्म से अलग है, ऐसे कोर्ट के फैसले हैं। कोर्ट के फैसले हैं तो आर्य समाज भी हिंदू का हिस्सा नहीं माना जाता, वो एक अलग सेक्ट माना जाता है, पंथ माना जाता है, अलग हिस्सा माना जाता है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो बहुत दूर है। तो इसलिए जो कोई इस तरह की संकल्पना करता है उसको कोई कानूनी आधार नहीं है, उसका वो इमोशनल अपना खुल की आधार है, लेकिन कानूनी संविधानात्मक कोई आधार नहीं। दूसरी बात, उसमें सेकुलरिज्म शब्द रहे ना रहे, सोशलिज्म शब्द रहे ना रहे, मूल रूप से भारतीय संविधान जो आपको इंगित करता है वो उसी तरह का ढांचा है। एक वो सेकुलरिज्म का ही है, इसमें हर धर्म के लोगों को अपनी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सब्जेक्ट टू कंडीशन उनको आज़ादी है, जो संविधान ने दी है उसको आसानी से कोई नहीं ले सकता। इसका मैं लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ। जैसे गुजरात में कुछ लोगों ने अहमदाबाद के रास्ते पर ये अंडे, मटन, ये जो नॉनवेज आइटम है वो नहीं बेचने का ऐसा फैसला निकाला। शायद सरकार ने फैसला निकाला उसको खुले पे नहीं बेचा जाए। तो कुछ लोग गए ना अदालत में, तो गुजरात हाईकोर्ट ने साफ फैसला दिया कि लोगों को क्या खाना है नहीं खाना है ये लोगों का अधिकार है, वो तय करेंगे। तुम नहीं होते, ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है कि उधर नॉनवेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसको बेचना चाहिए वो बेचो, जिसको खाना है वो खाएगा, तुमको नहीं खाना है तो तुम मत जाओ। ये व्यक्तिगत आज़ादी का रूप है, और व्यक्तिगत आज़ादी को पाबंदी इस तरह से गलत तरीके से करना ये किसी को भी संभव नहीं है। हर कोई प्रयास कर सकता है उस दिशा में कदम। इस तरह से कई राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता नकारने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाए गए कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा। ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। अरे जिसको नहीं जुल्म जाति अन्याय सहन नहीं होता, जैसे आपने नया सिटीजनशिप कानून बनाया कि वहाँ आपके ऊपर धार्मिक अन्याय हो रहा है, अफगानिस्तान में इधर आ जाओ, पाकिस्तान में हो रहा है इधर आ जाओ, लेकिन मुस्लिम छोड़कर बाकी लोग आ जाए। तो अगर हिंदू धर्म में कुछ लोगों को शादी में घोड़े पे नहीं बैठा दिया जाता, और वो कहता है जिस धर्म में रहकर शादी में घोड़ी के ऊपर नहीं बैठ सकता, पानी नहीं ले सकता, रास्ते में सम्मान के साथ नहीं चढ़ सकता, गांव का सरपंच मुखिया होने के बावजूद भी 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा नहीं फहरा सकता, तो मुझे उस धर्म में रहने की क्या ज़रूरत है? तो वो उसका फैसला है ना। इसी तरह शादी के भी मामले में कुछ लोगों ने ये इवन उत्तर प्रदेश में प्रयास किए थे, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, तो कोर्ट ने फटकार लगाई तो कि तुम कौन से बाबा आदम के ज़माने में रहे हो भाई, ये ना कानून के साथ सुसंगत है ना संविधान के साथ। तो कानून और संविधान इसके बारे में बिल्कुल सख्त है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक 13 जजेस का फैसला है, केशवानंद भारती नाम का, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर थियरी के नाम से जानते हैं, कि देश की पार्लियामेंट, संसद संविधान में बदलाव जरूर ला सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक ढांचा है उसको बदल नहीं सकती। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का 13 जजों का जजमेंट है, तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कितने भी पावरफुल हो, वो कितना भी चाहे, इतना आसान नहीं है, वो कर नहीं सकते। यही इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो सबको कंट्रोल करता है। इसलिए बाबा साहब को विरोध करने के पीछे ये एक मूलभूत कारण है कि बाबा साहब की देन है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है कि वो जल्दी से किसी को तानाशाह बनने की इजाज़त नहीं देती। और जिनकी तमन्ना है हम तानाशाह बने, उनके रास्ते में अंबेडकर और उनका संविधान,
ये दोनों उनके लिए चैलेंज है। बिल्कुल, चर्चा के आखिरी दौर में है, बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे कि हमने इस पूरी चर्चा में विस्तारित चर्चा ओबीसी, चाहे SC ST ओबीसी का आरक्षण हो, उसके बाद प्रियम्बल की बात चली, लिटरल एंट्रीज जो हो रही है सर्विसेज में, इन सब में ये बहुत बड़ा गतिरोध है। एक संविधान को मानने वाले और दूसरा हिंदुत्व या हिंदुज़म या हिंदू राष्ट्र के तरफ ले जाने वाले, ये बड़ा गतिरोध है। ये गतिरोध कहाँ खत्म होगा और विजय अगर इस गतिरोध पर संविधान को चाहने वालों की चाहिए होगी तो उनकी क्या स्टेप्स होनी चाहिए? इवन आज़ादी के बाद जब बुनियाद बनाने की बात आई तो संविधान सभा में भी कुछ लोगों की ये राय थी जो कड़वे हिंदुत्ववादी थे कि हिंदू धर्म उसका आधारशिला बने। जैसे गांधी जी चाहते थे ग्राम पंचायत बने, उसी तरह ये धार्मिक मामले में हिंदू धर्म को अधिकृत धर्म बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू का उसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है तो ये ग्रेट नेशनल डिजास्टर है, एक राष्ट्रीय आपत्ति होगी। पटेल भी वहाँ तक सहमत थे, राजेंद्र प्रसाद भी, जबकि राजेंद्र प्रसाद एक कड़वे हिंदू थे। फिर भी उन्होंने ये हिंदू राष्ट्र संकल्पना को मान्यता नहीं दी थी। अब जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में फोर्सेस है, खास करके RSS और BJP, इनकी ये दिलो ख्वाहिश तमन्ना तो है कि ये हिंदू राष्ट्र बने, और उसमें सिर्फ BJP और RSS नहीं मैं मानता, कांग्रेस में भी उसी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए राहुल गांधी भी कभी कभी अपने जनाव निकाल कर दिखाते हैं, मैं जो तो जनावधारी हिंदू हूँ, वो कहते मैं हिंदू हूँ, मैं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब हिंदू और हिंदुत्ववादी को कितना हम अलग करें, तो मछली और पानी, इसमें से कितना सेपरेशन करें, वो एक बड़ी चीज़ है। तो ये अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में करते तो ज़रूर है, लेकिन मैंने कहा कि जब तक संविधान ढंग से है या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। ये बेचारे कोशिश करते रहेंगे और कई सालों से करते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पीढ़ी नहीं तो अगले पीढ़ी, तो उनका तो उतना फोर्सेस लगा रहता है। इसी को ही तो हम बाबा साहब के भाषण में एक क्रांति और एक प्रतिक्रांति, ये हमेशा एक दूसरे का पीछा करती रहती है। संविधान ने इस देश में एक नया क्रांति को जन्म दिया, 72-75 साल होने को आए, प्रतिक्रांति उसके ऊपर हावी होना चाहती है। अब समय तय करेगा, लेकिन समय की अगर मैंने बात कही तो वो ज़माना गया कि अब प्रतिक्रांति को फिर हावी होने का मौका मिलेगा। उनको पावर मिल सकती है, उनको सत्ता मिल सकती है, लेकिन सत्ता मिलने के बावजूद भी चंद किसानों के सामने मोदी जी को भी झुकना पड़ता है, कई राज्यों को भी पीछे हटना पड़ता है। तो 21वीं सदी से आने वाले सालों में जब एडवांस जनरेशन होगी तो वो आपकी हिंदू राष्ट्र की घसी पीटी कहानी सुनने के बजाय वो विकास की बात करेगी, डेवलपमेंट की बात करेगी, इक्वालिटी की बात करेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करेगी, आदमी के सेटलमेंट की, पुनर्वसन की, रिहेबिलिटेशन की बात करेगी। ये नए पीढ़ी, इसके लिए ये चर्चा मायने रखेगी, ना कि अपना धर्म कौन सा इस देश का राजधर्म होना चाहिए। इस चर्चा में विकास के पथ पर चलने वाली भविष्य की पीढ़ी इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। बिल्कुल, तो जो पीढ़ी आने वाली है, जो बहुत एडवांस पीढ़ी है, हम देखते हैं बच्चे बहुत एडवांस है और इस देश को आगे ले जाने के लिए बच्चे काम करेंगे। तो आने वाली पीढ़ी जिस तरह से माने सर कहते हैं कि इसको तवज्जो नहीं देगी कि उनका धर्म क्या है और इस धर्म की सत्ता देश में आए या इस धर्म का ये देश बने, बाकी वो विकास की तरफ और सामाजिक समता, स्वतंत्र बंधुता की तरफ ध्यान दें। सर, आप स्टूडियो में आए हैं, एक विस्तृत चर्चा इन तीनों विषयों पर हुई, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, ताकि ये विचार, ये बातें लोगों तक पहुँचे। आवाज़ इंडिया का भी धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।